भारत के इतिहास में अनेक योद्धाओं के शौर्य, साहस एवं युद्ध कुशलता के किस्से भरे पड़े हैं। अकबरनामा में जिन महान योद्धाओं का जिक्र आता है उनमें बाबर, बैरम खां, शेर शाह सूरी, राणा सांगा, अकबर तथा हसन खां मेवाती के नाम अग्रिम पंक्ति में आते हैं। हसन खां मेवाती प्रथम मेव शासक बहादुर नाहर की छठी पीढ़ी में मेवात के शासक अलावल खां का पुत्र था। उसकी मां एक अफगान सरदार आजम हुमायूं खां सरवाजी की पुत्री थी। सरवाजी की दूसरी पुत्री दिल्ली के आखिरी लोधी सुल्तान इब्राहिम लोदी की मां थी। इस प्रकार हसन खां मेवाती सुल्तान इब्राहिम लोदी का मौसेरा भाई था। इसलिए इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने हसन खां मेवाती का काफ़ी सम्मान किया और उसे मेवात का स्वतंत्र शासक बना दिया। साथ ही मेवात प्रदेश के जो 7 परगने बहलोल लोदी ने अहमद खां मेवाती से छीन लिए थे उन्हें भी इब्राहिम लोदी ने वापस कर दिया तथा हसन खां शाह ए मेवात का खिताब दिया। इस तरह हसन खां मेवाती शाह ए मेवात भी कहलाता है। हसन खां मेवाती के शासनकाल में मेवा का छोटा सा मेवात प्रदेश अपने उत्थान के चरम पर था, जिसकी आय 3 या 4 करोड़ अर्थात आज के हिसाब के मुताबिक देखा जाए तो वो अरबों में जाती है। हसन खां मेवाती को मेवात का राज्य विरासत में मिला था, जिस पर उसके पूर्वज पिछले 100 या 200 साल से शासन करते चले आ रहे थे, जो दिल्ली के सुल्तानों के नाम मात्र ही अधीन थे। हसन खां मेवाती भी अपने पूर्वजों की तरह ही एक निर्भीक, साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसका राज्य अलवर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें अलवर के अलावा तिजारा, सरहेटा, कोट, कासिम, फिरोजपुर, कोटला, इंदौर, रेवाड़ी, तावड़ू, झज्जर, सोना, गुड़गांव, बहादुरपुर, बादशाहपुर, टपुकड़ा, किशनगढ़, रामगढ़, पहाड़ी, कामा, खोकला, घुसावली, भिडूसी, पिनंगवा आदि परगने शामिल थे। हसन खां मेवाती ने तिजारा के स्थान पर अलवर को अपनी राजधानी बनाया तथा इसकी सुरक्षा के लिए पहाड़ के ऊपर एक सुदृढ़ किले का निर्माण भी करवाया। अलवर में अनेक भवनों का निर्माण करवाया। अलवर के किले में 4 दरवाजे, 25 बुर्ज और 3000 कंगूरे हैं। किले का घेरा 8000 वर्ग मीटर है तथा इसकी प्राचीर की ऊंचाई 18 हाथ यानी कि 27 फुट है। इस किले के अंदर कई भवन एवं कुओं का निर्माण भी करवाया गया था। यह किला आज भी बालाई किले के नाम से मशहूर है, जो सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ है। बेजोड़ भी हसन खां मेवाती अपने पिता के शासनकाल में ही अपनी युद्ध कुशलता, साहस एवं सैन्य संचालन का परिचय दे चुका था। वह अफगानों के विरुद्ध एक युद्ध में इसका प्रमाण भी दे चुका था। अपने पिता के शासनकाल में वह फौज का सिपह सालार था। उसने बिखरी हुई मेव शक्ति को संगठित किया, एक मजबूत एवं अनुशासित सेना का गठन किया था। वह स्वयं भी तलवार का धनी था और उसके पास 12,000 घुड़सवारों की एक मजबूत सेना थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में वह अपने युद्ध कौशल एवं तलवार के जोहर से बाबर के चकित कर चुका था। उसकी वीरता एवं युद्ध कुशलता से प्रभावित होकर ही बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई में हसन खां मेवाती को अपने पक्ष में करने का असफल प्रयास किया था। बाबर ने हसन खां के पुत्र नाहर खां को, जिसे उसने पानीपत की लड़ाई में कैद कर लिया था, यह सोचकर रिहा कर दिया कि शायद इससे प्रभावित होकर हसन खां मेवाती राणा सांगा के विरुद्ध उसके साथ देने के लिए राजी हो जाए। मगर एक सच्चे देशभक्त को कोई प्रलोभन अपने कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकता। जैसे ही हसन खां मेवाती ने अपने पुत्र की रिहाई का समाचार सुना, यद्यपि अभी तक उसका पुत्र उसके पास नहीं पहुंचा था, वह अलवर से बाहर आया और टोडा भीम नामक स्थान पर राणा सांगा से जा मिला। ये मेवाती वो मेवाड़ी, मिल गए 2 हिंदुस्तानी, ये हसन खां वो सांगा, मिल गए 2 सेनानी। जैसे ही यह समाचार बाबर को मिला, उसे बड़ा दुख हुआ। बाबर के अनुसार हमने अपनी ओर से पहले सुल्तानों की तरह ही हिंद को जीतने के पश्चात हसन खां पर दया की, मगर उस एहसान फरामोश तथा विधर्मी ने मेरी दया का अनादर किया। वही सारे विवादों की जड़ था। बड़े खेद की बात है, उस वक्त उसके बेटे को छोड़ना उचित सिद्ध नहीं हुआ।
ऐसा बाबर ने कहा था। इसी समय बाबर ने काबुल से आ रहे मुल्ला तुर्क को आदेश दिया कि वह शेख जमाल से मिलकर मेवात पर आक्रमण कर दे और इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़े। ऐसा ही आदेश उसने मगफूर दीवान को भी दिया। इन लोगों ने मेवात के अनेक गांवों पर हमला कर उन्हें उजाड़ दिया तथा अनेक लोगों को कैद कर ले गए, मगर इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यद्यपि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था तथा भारत में विजय में उसके रास्ते की एक कठिनाई दूर हो गई थी, मगर अभी वह भारत का वास्तविक सम्राट नहीं बना था। लेनपुल के अनुसार भारत कहाँ, अभी तो उसे उत्तरी भारत का राजा भी नहीं कहा जा सकता था। अभी तो उसे कई दुर्गम रास्तों को पार करना था। उसे अपनी बेचैन सेना को संभालना था, जो उसके हिंदुस्तान में ठहरने के इरादे को सुनकर विचलित हो गई थी। उसे भारतीयों के दिलों को जीतना था तथा देश में फैली व्यवस्था में अराजकता को सुधार कर शांति स्थापित करनी थी। इस सबसे बढ़कर उसे राजपूतों से लोहा लेना था, जिनका नेतृत्व एक कुशल एवं साहसी योद्धा राणा संग्राम सिंह के हाथ में था और उसका सहयोगी था महान मेव शासक हसन खां मेवाती, जो अपने 12,000 जांबाजों मेवों के साथ राणा सांगा के साथ दे रहा था। उधर बाबर की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उसके पास धन की कमी थी तथा भारत की गर्मी से उसके सैनिक परेशान थे। बाबर के अनुसार न हमें अन्न मिलता था, न हमारे घोड़ों को पानी। गर्मी भरी लू के झोंके लोगों को गिराकर ढेर कर देते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानियां सुन सुनकर बाबर के सैनिकों का उत्साह कम हो गया था। इधर राणा सांगा के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 7 उच्च श्रेणी के राजा और 104 सरदार, जिन्हें राव या रावत कहा जाता था, शामिल थे। इसी समय भारतीय सैनिकों ने बयाना दुर्ग के शासक ख्वाजा मेहंदी को पराजित कर दुर्ग में बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। बाबर ने सेना की एक टुकड़ी उसकी सहायता के लिए भेजी, मगर इसे भी मार भगाया गया। इसी टुकड़ी के सैनिकों ने वापस आकर भारतीयों की वीरता के किस्से सुनाए, जिससे बाबर के सैनिकों में घबराहट फैल गई। 19 फरवरी को बाबर ने 1500 सैनिकों की एक टुकड़ी खानवा के मैदान के निरीक्षण के लिए भेजी, जिसे भारतीय सैनिकों ने बुरी तरह मार भगाया। इसी समय काबुल से आए ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की, इस समय शनि पश्चिम दिशा में है, अतः इस दिशा से आने वाले की लड़ाई में पराजय होगी। अब तो बाबर की सेना का उत्साह जाता रहा और उसे अपनी हार निश्चित लगने लगी। इसी समय हसन खां मेवाती और दूसरे सरदारों ने राणा सांगा को तुरंत हमला करने की सलाह दी, मगर राणा सांगा ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसकी इसी भूल ने भारत के इतिहास को बदल डाला। बाबर को संभलने का मौका मिल गया। बाबर जैसे कुशल, दूरदर्शी तथा निपुण सैनिक के लिए इतना ही वक्त काफ़ी था। वह अपने सैनिकों की घबराहट से विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। इस अरसे में बाबर अपनी सेना को लेकर किसी तरह खानवा पहुंच गया। उसने राणा सांगा का ध्यान बटाने के लिए अफवाह फैलाई कि काबुल से एक फौज उसकी मदद के लिए आ रही है। इसके बाद उसने अपने ऐच्छिक स्थान पर मोर्चा लगाया और ऐसी अफवाहें भी फैलाई गई कि अफ़गानिस्तान के पठानों की काफ़ी बड़ी सेनाएं बाबर का साथ देने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। ऐसी अफवाहों से काफ़ी बेचैनी दूसरी तरफ भी फैलती जा रही थी, जो राणा सांगा की सेना में एक तरीक़ा से डर पैदा कर रही थी, जबकि ये सब अफवाहें ही साबित हुई। जो सेना बाबर के साथ थी, वही सेना आखिर युद्ध में लड़ी। खानवा की पहाड़ी उसकी सेना के पीछे थी। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने उन राजपूत सैनिकों के सर दिखाए जो जंगल में भटक गए थे। वह जानता था कि उसकी सेना राणा सांगा की सेना से काफ़ी कम है, अतः वह एक निश्चित योजना के साथ लड़ाई करना चाहता था। बाबर ने शाम को अपनी सेना को इकट्ठा किया। उसने शराब न पीने की कसम खाई और शराब के सारे बर्तन तोड़ दिए। उसके पश्चात उसने अपना वह ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसने उसकी सेना में नया जोश भर दिया
उसके सैनिक अब अपने नेता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। 17 मार्च 1527 ईस्वी की सुबह 7 व 10 बजे के बीच युद्ध आरंभ होता है। दोनों ही सेनाएं आमने सामने थी, कुछ दांव पर लगा कर लड़ रही थी। दोपहर तक दोनों सेनाएं एक दूसरे पर आक्रमण प्रत्याक्रमण, एक दूसरे पर हमले होते रहे। दोपहर बाद एक तीर राणा सांगा के सिर पर लगा और वह बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ा। घाव इतना गहरा था कि राणा सांगा को उसके कुछ सरदार युद्ध मैदान से निकाल ले गए। अपने सेनापति को न देखकर राजपूत सेना का मनोबल टूट गया, मगर तुरंत ही हसन खां मेवाती को स्थिति को संभालने में कामयाब हो गए और उसने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली। वह अपने 12,000 में सैनिकों के साथ सेना के पूर्वी भाग पर डटा हुआ था। घमासान युद्ध जारी था कि अचानक सिलदिया का सरदार विश्वासघात कर अपनी सेना के साथ बाबर के पक्ष में चला गया। अभी भी हसन खां मेवाती बाबर के और विजय के बीच दीवार बना हुआ था। उसकी तलवार शत्रु की सेना पर भारी पड़ रही थी, मगर अचानक तोप के एक गोले हसन खां मेवाती को वीरगति को प्राप्त हो गए। एक गोला आकर फटता है और राजा हसन खां मेवाती अपने कुछ साथियों के साथ शहीद हो जाते हैं। उसके बाद युद्ध के मैदान के हालात बदल जाते हैं। जांबाज साथी उसी के साथ युद्धभूमि में काम आए। बाबर ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। अंतिम मेव शासक के गिरते ही प्रथम मुगल शासक का सूर्य उदय हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आखिरी मेव बादशाह और पहला सुल्तान बाबर। इसके साथ ही महान मुगल वंश की नींव का पत्थर रखा जा चुका था। विजय के पश्चात बाबर ने सैनिकों के कटे हुए सरों से एक मीनार बनवाई। 19 मार्च को बाबर ने मोहम्मद अली जंग के नेतृत्व में एक विशाल टुकड़ी इलियास खां के विरुद्ध भेजी। इलियास खां ने मेवात आकर फिर विद्रोह कर दिया था तथा अलीगढ़ पर भी एक अधिकार कर लिया। इलियास खां गिरफ्तार हुआ और बाबर ने उसकी जीवित ही खाल खिंचवा ली, जैसा कि कहा जाता है और इतिहास के कुछ पन्नों में दर्ज है। 19 मार्च को बाबर बयाना पहुंचा। अब उसने राणा सांगा का पीछा करने के बजाय मेवात को कुचलने का निश्चय किया। 4 रातों के पड़ाव के बाद उसने अलवर में 12 मील दूर मनसी नदी किनारे कैंप लगाया। 13 अप्रैल को बाबर कैंप से चलकर अलवर आया और उसने अलवर के किले को देखा तथा एक रात वहां ठहरा। टोडा भीम के पास हसन खां मेवाती का लड़का अपने परिवार के साथ बाबर से मिलता है। बाबर ने हसन खां मेवाती की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दी, जिसे अलवर में दफना दिया गया। आज भी अलवर के इस मोहल्ले को हसन की नाम से पुकारा जाता है, मगर हसन की मोहल्ले में हसन खां की कोई कब्र या मज़ार नहीं मिलती। 1947 के दंगों में उसको मिटा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। धर्मांध लोगों ने 1947 के दंगों में एक देशभक्त राजा के मज़ार को भी नहीं बख्शा। 14 अप्रैल को बाबर फिरोजपुर आया तथा पहाड़ में झरने को देखने गया। झरने के पास जहां पानी फैलता है, बाबर ने एक वहां पर हौज बनवाई। अगले रोज़ वह कोटला झील देखने गया। बाबर ने तिजारा की जागीर तथा 50 लाख टका चिन तैमूर को तथा अलवर की जागीर व 15 लाख टका तरदी बेग को प्रदान की। अलवर का खजाना हुमायूं को देकर बाबर चंदेरी तथा ग्वालियर की ओर चला गया। बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को लाखों रुपयों की पेशकश की, जागीर प्रदान की। हसन खां मेवाती के भाई जमाल खां की 2 लड़कियां थीं। एक से हुमायूं ने तथा दूसरी से बैरम खां ने शादी कर ली। इस प्रकार मुगल मेव तथा पठान खून आपस में मिल गए। बैरम खां की इसी मेव पत्नी सलीमा बेगम से एक लड़के का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबर ने पहले मेवात को तिजारा तथा अलवर सूबों में बांटा, मगर फिर मेवात के कुछ भाग को आगरा में मिला दिया गया। इस प्रकार बाबर ने मेवात को 3 भागों में बांटकर मेवात की क्षेत्रीय एकता को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेवात रियासत। जैसा कि हम मेवात नाम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन मेवात ना एक राज्य है ना कोई मुल्क है, लेकिन फिर भी मेवात एक ऐसे क्षेत्र की तरह, एक ऐसे नाम की तरह हमेशा
इस्तेमाल किया जाता है जैसे कभी मेवात एक रियासत रहा हो। तो ये था वो इतिहास के पन्नों से ली गई वो जानकारियाँ जिससे मेवात का नाम ऐसा एक रियासत की तरह, एक देश की तरह, एक मुल्क की तरह जिसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेवात से जुड़े हुए हर तथ्य और इतिहास के हर कण से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए BBC मेवात। मैं साहिल खान, कैमरामैन रियाज खान के साथ।